नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि साय सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास की नई शुरुआत हुई है और सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि नेतृत्व कोई भी बने, कांग्रेस की स्थिति नहीं बदलेगी। साय सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजनाओं की समीक्षा एवं नवीन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना संवेदनशील सरकार की पहल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है और मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें, सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद भी किसी के मन में किसी तरह के संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसान हितैषी सरकार हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो इस प्रकार की बातें ना कहे तो अच्छा रहेगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं का योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। बीजापुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में कुल 52 माओवादी कैडरों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों पर उनके पद और संगठनात्मक भूमिका के अनुसार कुल 1.45 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। खास बात यह है कि इनमें संगठन के 7 बड़े और सक्रिय नेता भी शामिल हैं, जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों में संलिप्त। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सफलता बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान, साथ ही राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के दौरान सभी कैडरों ने भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की नीति के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं, आर्थिक सहायता और पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। बीजापुर पुलिस ने अभी भी जंगलों में सक्रिय माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। शुभारंभ की सबसे पहले 15 दिनों में इससे बड़ी खुशी की बात है कि आज बीजापुर जिले में बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म्ड कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनता सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है साथ में। तो इस प्रकार कुल 1 करोड़ 45 लाख के इनामी नक्सली आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत नार योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ
और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। और मेरी बाकी जितने लोग जो अभी संगठन में काम कर रहे हैं उनसे यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो भी आएँ और मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं। और सरकार की जो नीतियां हैं, जो आगे आने वाले दिनों में हमारे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो लगातार एग्रेसिव तरीके से बढ़ते रहेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में एक बार फिर विरोध तेज हो गया है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती किस नियम के तहत होगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और 2007 के नियमों का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि एक ही नाम अलग अलग जिलों में चयनित हुआ और रजिस्ट्रेशन नंबरों में भी गड़बड़ी है। हम लोग पुलिस लाइन बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं। जो पुलिस भर्ती में धांधली हुआ है ना, उसके खिलाफ मोर्चा निकालने में गलत तरीके से भर्ती हुआ है। हमको ये बताया नहीं गया है कि भर्ती किस नियम के तहत होगा और अचानक से हमारे ऊपर नियमों को थोपा जा रहा है। मैंने 10 जगह से फॉर्म डाला था, 6 जगह भर्ती दिया, 4 जगह को छोड़ दिया जहाँ जहाँ कम गया। भर्ती नियम में आप बता रहे थे कि सभी जगह से आएगा करके लिस्ट बनेगा करके मेरिट, तो हम लोग काहे 4 जिला को छोड़ते? मेरा आज नौकरी लग गया रहता, तो आप हमको गुमराह क्यों किए हैं? हम सरकार से पूछने जा रहे हैं। हम मांग करेंगे कि भर्ती को सही साठ नियम से जो नियम है उसके तहत निकालें। मांग पूरी नहीं होगी तो बैठेंगे। बिलासपुर में जमीन बेचने का झांसा देकर 64 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। गोड़पाड़ा निवासी पंकज भोजवानी ने शिकायत में बताया कि जमीन खरीद के लिए उनसे अलग अलग किस्तों में 64 लाख रुपए लिए गए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई। आरोपियों ने लंबे समय तक उन्हें गुमराह किया। जांच में यह भी सामने आया कि उसी जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए भी रकम ली गई थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हाँ, ये बिलासपुर के प्रार्थी हैं पंकज भोजनानी, जिन्होंने बताया कि ज्ञान सिंह, नगेंद्र राय और टकेश्वर पाटले ये तीनों मिलकर एक विवादित जमीन है जिसको उनको बेचने का सौदा किए थे और बाद में उनसे पैसा लेने के बाद में उसी जमीन को दूसरे को भी बेचने का सौदा किया है उनके द्वारा। और ऐसा करते हुए लगभग 64 लाख रुपए की इनके द्वारा ठगी की गई है। तो उपरोक्त मामले में FIR लिया गया है और शीघ्र इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग की जाएगी। सर, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं? हाँ, अभी आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हुई है, उसमें जांच कंप्लीट करके शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जगदलपुर के दलपत सागर में यातायात पुलिस व कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन ने 101 दीपक जलाकर स्वच्छता की शपथ ली। बसंत पंचमी पर होने वाले दीपोत्सव के प्रचार हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2026 के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सड़क दुर्घटनाओं से बचने प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में DSP संतोष जैन सहित अनेक लोग शामिल रहे। हमारी संस्था कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन हम पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और हाल में हमारी टीम जो है अभी पिछले कुछ दिन पहले दीपोत्सव में पार्टिसिपेट किए थे हम लोगों ने और उसके बाद सड़क सुरक्षा जो है यातायात विभाग के साथ हमने हिस्सा लिया और सड़क जागरूकता कार्यक्रम में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यातायात नियमों को हमको पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है हमारे शहर में। और हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, कुछ शिक्षक हैं और कुछ बिजनेसमैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो समाज में जागरूकता कार्यक्रम और समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। सड़क सुरक्षा माह 2026 जो 1 जनवरी से लगातार चालू है और लोगों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है मुख्य उद्देश्य। आप देखेंगे कि आए दिन सड़क हादसाएं हो रहा है जिसमें हम लोग अपने चित परिचित, दोस्त यार, रिश्ते नातेदार को खो देते हैं, ताकि घटनाएं ना हो और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसको लेकर के एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था आज दलपत सागर में। इसमें काफी संख्या में लोग आए थे, महापौर साहब भी आए थे और नगर निगम प्रशासन आए थे, बहुत सारे गणमान्य नागरिक भी आए थे जिन्होंने काफी सुना और काफी सराहा है। और इसमें कुटुंब जो वेलफेयर सोसाइटी है उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये बहुत अच्छी चीज प्रस्तुति दिया गया है एक डेमो के माध्यम से कि सड़क पर चलने में यदि किसी तरीके से लापरवाही होने से किस तरीके से हादसे होता है, हादसे के होने के बाद किस तरीके से अपना चोटिल हो जाते हैं और जान तक चले जाते हैं। यही था मेन उद्देश्य। और आज इसी साथ साथ एक दीपोत्सव वाला कार्यक्रम
जो प्रथम रूप से दीप प्रज्वलन का भी था, जो महापौर साहब आए थे और उनके द्वारा दीप प्रज्वलन कर आज प्रारंभ किया गया। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है और शहर स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, यही उद्देश्य है। और इस में हमारा एक संकल्प भी है ताकि शहर पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ रहे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फूलपुर इलाके के जंगल में बने एक घर में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री पर दबिश दी गई। मौके पर 10 मीटर लंबी जलती भट्टी में दर्जनों मटके चढ़े मिले, जिसे देखकर टीम दंग रह गई। कार्रवाई के दौरान 3200 किलो लाहन, 150 लीटर महुआ शराब, 8 भट्टियां और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी डेविड चाको के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई अहम डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। इनमें लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को सुकुल दौहन चौकी क्षेत्र में लिखित शिकायत मिली थी कि धर्मापुर में एक व्यक्ति द्वारा आश्रम का संचालन किया जा रहा है, जहां नाबालिग बच्चों को रखा गया है और कथित रूप से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित हो रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 नाबालिगों सहित अन्य बच्चों को बरामद किया था। मामले की जांच में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम भी जुटी हुई है। विवेचना के दौरान पुलिस ने कई दस्तावेज, रजिस्टर और सामग्री जब्त की है। साथ ही सोलर आधारित प्रोजेक्टर, जो काफी कीमती है, उसे भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस को जांच में एक संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि आरोपी डेविड चाको द्वारा कथित रूप से प्रलोभन और भय दिखाकर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। जब्त डिजिटल साक्ष्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और मामले में एक व्यक्ति जिनका नाम डेविड चाको है, जिनके द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, नाबालिग बच्चों को रखा गया है, ऐसा कह के एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके घर में जब तफ्तीश की गई एफआईआर उपरांत, तो वहाँ पे काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनके माध्यम से इनका जो नेटवर्क संचालित किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में, उसके बारे में काफी सूचना प्राप्त हुई और इनके आने वाले समय को लेकर के जो टारगेट्स थे 2026 के, 2027, 2025 में इनके द्वारा क्या किया गया था, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल हुई है। साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए ये है कि इसमें काफी बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है और उनके नाम, फोन नंबर्स पुलिस के पास आ गए हैं। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस इसमें लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल फोन के द्वारा मिले हैं, जिसको गहन जांच की जा रही है और उसमें काफी ऐसे प्रेजेंटेशन सामने आए हैं जिसमें ये साबित होता है कि इनके द्वारा प्रलोभन या भय दिखा करके इस प्रकार का प्रयास धर्मांतरण का किया जा रहा था। बच्चे मिले थे, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई। जो कंप्लेंट थी उसमें नाबालिग बच्चों को रखने के बारे में कंप्लेंट थी और उसमें जब तफ्तीश की गई तो उसमें 5 नाबालिग बच्चे और अन्य वयस्क बच्चे मिले थे। वो बच्चे सभी कांकेर, कोंडागांव, बालोद के रहने वाले थे। जैसे ही पता चला, उसके बाद बच्चों को रेस्क्यू करके सीडब्ल्यूसी के हवाले किया गया और उसके उपरांत उनको उनके गृह जिले में भेजा गया। धर्मांतरण से पूरा मामला है, इसमें नेटवर्क का खुलासा हुआ है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी। जी, इसमें अन्य जितने भी लोग सामने आए उनको नोटिस तामील करके बुलाया जा रहा है और उसमें एक गहन जांच की जाएगी कि किसकी क्या भूमिका थी। इनके द्वारा जिस रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर के नाम से अपने संस्थान को संचालित किया जा रहा था, परंतु जो डिजिटल एविडेंसेस में हमको मिले हैं कुछ साक्ष्य, उसमें ये बताया गया है कि एक फ्लोर उनका रेजिडेंशियल यूज के लिए, एक रिहेबिलिटेशन के लिए और थर्ड वाला चर्च के लिए यूज किया जा रहा था, जिसके संबंध में इनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कोरबा जिले के ददार खुर्द स्थित धान खरीदी केंद्र इन दिनों अजीब और रहस्यमयी घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है। यहां रात के समय धान की सुरक्षा में तैनात चौकीदारों पर अज्ञात परछाई का खौफ इस कदर हावी है कि वे डरे सहमे ड्यूटी करने को मजबूर हैं। चौकीदारों का दावा है कि रात 1 से 2 बजे के बीच केंद्र परिसर में विचित्र घटनाएं होने लगती है, जिससे उनकी तबीयत तक बिगड़ जा रही है। चौकीदारों के अनुसार रात होते ही केंद्र में कुत्तों के अचानक भौंकना शुरू हो जाता है और उन्हें किसी परछाई के होने का आभास होता है। हालांकि मौके पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। चौकीदारों का कहना है कि जो भी रात में यहाँ अकेले निगरानी में सोता है, उसकी तबीयत सुबह तक खराब हो जाती है, शरीर में अकड़न आ जाती है और जागने के बाद कुछ देर तक हाथ पैर काम नहीं करते। एक चौकीदार ने बताया कि डर के कारण अब वे अकेले रात की निगरानी करने से कतराने लगे हैं। कम से कम 2 से 3 लोगों की मौजूदगी जरूरी हो गई है। चौकीदारों का यह भी दावा है कि उन्होंने बैगा से झाड़ फूंक कराई, जिसके बाद स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ।
उनका मानना है कि धान खरीदी केंद्र मुक्तिधाम के काफी करीब स्थित है, इसी वजह से यहाँ अजीब परछाई नजर आती है। एक अन्य चौकीदार ने बताया कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उल्टियां होने लगी और वह 3 दिन तक एक बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसने कथित परछाई की ऊंचाई 3 से 4 फीट बताई। चौकीदार का कहना है कि बैगा से केंद्र को बंधवाया गया है ताकि बुरी शक्ति का प्रवेश न हो सके। इसके बाद से कुछ राहत महसूस हो रही है। फिलहाल ददार खुर्द धान खरीदी केंद्र में तैनात चौकीदार गहरे डर के साए में धान की सुरक्षा कर रहे हैं। रहस्यमयी दावों और भय के माहौल ने केंद्र की रात की निगरानी को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भूत वूत थोड़ा देखें, तबियत खराब हो गई अचानक। कहाँ में देखा भूत? ये जगह में आ रही कैसे दिखत रही से? है, छोटे हाइट रही तो सर अपना प्राइसिंग पूरा दिख रही। तो फिर तुमन का करा ओकर बाद? ए? कहाँ भागा तुमन ओकर ले? नहीं, ये कहा देखे ना, भागबे नहीं करे। वह अंधार में कोई देखी क्या कहाँ से तो अंधार के समय रही। तो तुमन का करा? परछाई वछाई दिखे नहीं, तुमन का करा? मानो कहा तो मतलब 2 बजे रहता तो था देखत रहता फंड ला। तो डर नहीं लागी? डर काबा नहीं लागे, हाथ गोड़ कांपत रही। तो ओकर बाद का करा तुमन? का करें तो आप देखें तो वो फंड में चल रही डर डरा गए ना उधर। अचानक तबियत खराब हो गई। देखे के बाद कैसे तबियत खराब हो गई? काला कतरी से नहीं, थोड़ा देखें तो अचानक से ना थोड़ा डर के मारे तबियत खराब किलो। अब डर नहीं लागे? आप नहीं लगा था, थोड़ा बंधवाया हम यहाँ लो। हमारे यहाँ दरबार है, वहाँ ले जाइए करवा देंगे। ठीक, पठान वाला दरबार रखे हैं तो वहाँ ला बनवा देंगे। पूरा मंडी ला अब नहीं लगे था। अब नहीं आते? नहीं आते भैया। ड्यूटी करते हैं और क्या यहाँ पर एहसास होता है? यहाँ पर न परछाई उछाई दुनिया भर के बहुत तरीके से सब साया होगा। क्या है, शमशान तो है ये। अब हो सके तो भूत ही परेत का समय होगा। क्या है ना, समय समय में छाती पीड़ा दर्द, रात 1-2 दिन में बीमार ही पड़ गए थे हम लोग। तो कितने बजे की घटना रहती है? कितना आप लोग कितने बजे खाना सोते हो? क्या कितना बजता रहता है उस टाइम? हम लोग करीब कोई 1-2 बजे के बीच में कुछ का सो लेते हैं। फिर 1-2 घंटे में मानी जाग ही रहते हैं, मान के चलो। सोने का समय नहीं है, रात में ही तो कुछ होगा तो दिन में तो नहीं होगा। तो नहीं, वो जो बता रहे हैं जो होता है एहसास आपको होता है, कितने बजे आता है और क्या क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर आके? करीब 1-2 बजे के बीच में ना अचानक परछाई टाइप का नज़र आता है, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आते हैं। क्या है ना, घूमते रहते हैं उसी के बहुत समय में कुछ इंसान होगा या कुछ होगा क्योंकि, लेकिन वो नज़र नहीं आते। बस कुत्ते लोग भौंकते हैं उसी को देखकर। क्या लगता है आपको क्या होगा? हो सके तो यहाँ शमशान है तो कुछ न कुछ तो होंगे, तभी तो ये सब चीज़ कर रहे हैं। कितना डरते हैं उस टाइम आप? कैसे फिर क्या करते हैं उस टाइम जब परछाई आता है? तो डरते तो हैं, लेकिन 1-2 जने रहते हैं तो डर नहीं लगता है। अब अकेला रहते तो डर लगता है। क्या है ना, 1-2 दिन अकेला सोया हूँ। तो कैसे किए फिर? तो अकेला सोया हूँ तो कुत्ते रहते हैं तो उसके संग में वो बन जाता है। क्या है ना, जाग के उसके बाद घूम के डाल लो। तो क्या परछाई कुछ बोलता है, चिल्लाता है, घुंघरू बजाता है, क्या होता है? परछाई बस दिखता है, बाकी कुछ नहीं नजर आता। तो डर नहीं लगता आपको? डरेंगे कैसे नहीं, बाकी क्या करेंगे? इतना बड़ा पूरा धान पड़ा हुआ है। कुछ हो जाएगा तो कुछ कह के होगा। क्या है ना, होगा तो होना तो पहले हो जाता है होने से, लेकिन कुछ 2-4 दिन के लिए बीमार ऐसा टाइप का लगा भाई। क्या लगा था? कैसे बीमार हुए थे? अब रात भर यहाँ सो गए तो उठने का मन ही नहीं करता। मान के चलो पूरा शरीर में दर्द हो जाता था, एक तो चलने का गई नहीं रहता। तो किसी बैगे को दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं, उस दिन गया था इसीलिए दिखाया हूँ ना। उसी दिन से कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ गए थे? और कुमा गया। किसके पास? हाँ, 1-2 जने पाए गए हम लोग के गाँव में। क्या बोले बैगल? तो वहाँ शमशान में सो रहे हो तो ये सब चीज़ तो होगा ही, ऐसे बोले थे। कैसे इलाज किए वो लोग? फूंक झाड़ से किए थे। पूरा कन्या मरिया तो पूरा दर्द उसी दिन से कम हुआ है, बाकी अब नहीं हो रहा है दर्द। फूंक झाड़ किए थे।
ठीक। बिलासपुर जिले के थाना तोरवा पुलिस एवं साइबर टास्क टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार आरोपियों में बहादुर सिंह राठौर उम्र 28 वर्ष निवासी पेंडा रोड जिला GPM एवं इंद्रजीत कुरील उम्र 26 वर्ष निवासी कटनी मुड़वारा जिला कटनी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से कुल 11.80 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,32,000 रुपए बताई गई है। सूचना पर हेमूनगर ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाना बताया गया। आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जसपुर जिले के मैनी नदी पर प्रस्तावित बगिया दाबित उद्वहन सिंचाई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ के कृषकों एवं अधिकारियों का अध्ययन दल मध्य प्रदेश रवाना हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 जनवरी 2026 की रात बगिया गांव से बस को हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। इसके बाद 16 जनवरी 2026 को यह दल बिलासपुर से बिलासपुर इंदौर ट्रेन के माध्यम से भोपाल के लिए प्रस्थान किया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अप्रैल 2025 में प्रारंभ किए गए MCAD कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र स्थित कांसा बेल विकासखंड के ग्राम बगिया एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए बगिया क्लस्टर को 19 सितंबर 2025 को 95.89 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के माध्यम से बगिया सहित 13 ग्रामों के कुल 9866 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का निर्माण कार्य 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके बाद 5 वर्षों तक संचालन एवं संधारण किया जाएगा। MCAD योजना के अंतर्गत आधुनिक दाबित पाइप सिंचाई नेटवर्क और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति, SCADA एवं IoT आधारित जल प्रबंधन, GIS मैपिंग तथा जल उपयोग दक्षता पर विशेष जोर दिया गया है। परियोजना से किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत के तहत अधिक उत्पादन और आय में वृद्धि का लाभ मिलेगा। जसपुर जिले में MCAD परियोजना के तहत बगिया उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने में प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे जल संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं, उनके गृह ग्राम बगिया के आसपास के 13 गांवों में 4,933 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए यह योजना स्वीकृत हुई है। छत्तीसगढ़ की यह प्रथम योजना है जिसमें पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक हम छत्तीसगढ़ में जितनी भी परियोजनाएं बनी हैं हमारी, सभी नहरों के माध्यम से सिंचाई हो रही है और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है भू अर्जन की। भू अर्जन के कारण कई योजनाएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकरण में कोई भी भू अर्जन की प्रक्रिया हमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई होगी। इसलिए यह योजना शीघ्र पूरी होगी। इस योजना को सितंबर 26 तक पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसमें SCADA सिस्टम, IoT सिस्टम सब रहेगा। किसान अपने खेत में पानी कितना चलाना है अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से खुद सुनिश्चित करेगा। जी बताएंगे आप। मध्य प्रदेश, जहां भोपाल में हम जा रहे हैं, सिंचाई के माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से जो सिंचाई किया जा रहा है कृषकों के माध्यम से, उसे हम सभी कृषक गण मिलकर देखने जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं नारियलडाड़ पंचायत से हूँ। भेजा जा रहा है कि हम लोग देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार की खेती होता है, कैसा होता है, इसलिए हम लोग को दिखाने ले जा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से कैसे करना है हम लोग देख के आएंगे, सीख के आएंगे, फिर गांव घर में किसानों को बताएंगे कि वैसे वहाँ ऐसे खेती होता है, ऐसे किया जाता है करके हम लोग आगे किसान भाइयों को हम लोग बताएंगे। जी सर। आपका नाम? लालजीत भगत। रायगढ़ जिले के खरसिया विकास खंड अंतर्गत सुदूर आदिवासी अंचल बड़गड़ खोला के ग्राम खमहार में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबेन मोती की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा समाज में नैतिकता और समरसता को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने बाल कथा व्यास श्री कृष्णा दुबे महाराज से आशीर्वाद लिया और आयोजन समिति की सराहना की। खमहार की पावन भूमि में श्री शिव पुराण कथा आयोजन हुआ है और इसके लिए श्री मनु राठिया और उनके परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक मिडिल क्लास
का रहने वाला और इतना बड़ा आयोजन खम्हार में किया है, तो भगवान शिव और पार्वती मनु राठौर और उनके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रहे और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर भी शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। और इसके लिए मनु राठौर उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और धान की खरीदी पिछले साल बारिश भी अच्छी हुई है तो पैदावार भी अच्छा हुआ है, तो खरीदी भी अच्छी हो रही है। लगातार हर साल पैदावार बढ़ रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।